दोस्तों, फाइनली कल राम मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है मंदिर निर्माण के लिए नींव का पत्थर रखा जाएगा। तो सभी देशवासियों को इस उपलक्ष्य में जो है हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि हमारा देश जो है प्रगति के रास्ते पे आगे अग्रसर होगा। अभी मैं बात करना चाहता हूं आपसे टाइम कैप्सूल के ऊपर कि व्हाट इज टाइम कैप्सूल। वैसे तो आप सभी ने दुनिया भर की खबरें जो हैं टीवी में भी देख चुके हैं, न्यूज़पेपर में भी पढ़ चुके हैं। तो टाइम कैप्सूल के बारे में अभी तक आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि एक ऐसा कैप्सूल होगा जो मंदिर के गर्भगृह में रखा जाएगा, जमीन के काफी नीचे दबा के। वो किस लिए रखा जाएगा? वो इसलिए रखा जाता है कि आने वाले समय में कोई भी जो है उस जगह को लेकर डिस्प्यूट ना पड़े। काफी अच्छी पहल है, काफी अच्छी सोच है, क्योंकि वैसे ही कई सौ साल हो गए इस राम मंदिर का डिस्प्यूट पड़ा हुआ था और अब जाके सुप्रीम कोर्ट से फाइनली ये डिस्प्यूट क्लियर हुआ है और मंदिर का जो है निर्माण कार्य आरंभ हुआ है। अब डिस्प्यूट कैसे पड़ सकता है, क्योंकि मंदिर का निर्माण तो हो गया, फिर कहां से डिस्प्यूट होगा? तो क्या मान लो कि कल आप और मैं खड़े हो गए और हमने डिस्प्यूट डाल दिया तो हमें वो टाइम कैप्सूल निकाल के दिखाया जाएगा? ऐसा नहीं है। यही चीज जो है काफी जो है मीडिया वाले बताने में दुनिया को यहां पे चूक गए। टाइम कैप्सूल क्यों दबाया जा रहा है कि आने वाले समय में कोई ऐसी नेचुरल कलामिटी होती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है या कुछ ऐसा हो जाता है कि आल्दो ये जो जितने स्ट्रक्चर्स हैं ये सब मैन मेड स्ट्रक्चर हैं। तो मैन मेड स्ट्रक्चर कभी भी जो है वो खत्म भी हो सकता है, प्राकृतिक आपदा के दौरान उसका नुकसान भी पहुंच सकता है। तो कभी आने वाले समय में आज से 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 साल बाद कभी कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आए कि टेंपल को किसी टाइप का कोई नुकसान हो, तो वहां पे टेंपल ना रहे या कोई बाढ़ आ जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, तो पता कैसे चलेगा यहां पे क्या था? जैसे आप देखते हो कि आज बाढ़ आती है, कहीं कोई जमीन होती है तो वहां पे क्या हो जाता है, दरिया बन जाता है। कहीं कोई दरिया होता है तो वहां पे क्या हो जाती है, दरिया अपने साथ निकल जाता है और पीछे जमीन छूट जाती है। तो किसी को क्या पता है कि मेरा यहाँ पे घर था, उसकी बाउंड्री क्या थी, यहाँ पे पहले क्या था। तो इन सब चीजों को कि फ्यूचर में कभी कोई डिस्प्यूट ना हो, आल्दो अगर टाइम कैप्सूल नहीं भी रखा जाता तो इससे कोई सरकार को फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन फॉर एवर के लिए एक दूरदर्शिता जो है वो मैंने यही बात इसमें स्टडी करी कि मोदी सरकार की ये दूरदर्शिता है। आने वाले कई सौ साल आगे का भी वह सोच के चल रही है कि कभी कोई ऐसी दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो हम क्या करेंगे, एक काफी जमीन के नीचे जो है वो एक टाइम कैप्सूल दबा देंगे। बाकी मीडिया वाले जो है बाल की खाल निकालने में जो है बहादुर ही हैं, उनसे तो कोई बोल नहीं सकता। तो उन्होंने कहा 2000 फीट में दबाया जाएगा, ऐसा होगा। वहीं जो है जो ट्रस्टी हैं टेंपल के, उन्होंने कहा टाइम कैप्सूल हमारी दफनाने की ऐसी कोई योजना नहीं है। लेकिन मैं ना ट्रस्टी से सरोकार रखता हूं, ना मैं मीडिया से सरोकार रखता हूं। मुझे भी लगता है कि अगर ये बात उठी है, चिंगारी तभी लगती है, आग तभी लगती है जहां कोई चिंगारी होती है। तो अगर ये बात उठी है तो जरूर इसमें टाइम कैप्सूल भी रखा जाएगा, ताकि कल को हर कोई जना खना उठ के टाइम कैप्सूल डिमांड करना शुरू कर दे। तो उसके लिए क्या है कि अब बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों खबरें ANI ने ही दी थी। लेकिन अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात यह बताना चाहता हूं कि क्या आप समझते हैं कि आज तक क्या किसी इंसान ने भी अपने लिए कुछ ऐसा किया होगा कि उसका भी नाम जीवित रहे फॉर एवर के लिए? आपके दिमाग में कोई ऐसा एक नाम, अगर कोई नाम आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। मैं आपके साथ एक नाम डिस्कस करना चाहता हूं। आप सबने जो है नोबेल पुरस्कार के बारे में सुना ही होगा कि नोबेल पुरस्कार हर साल दिया जाता है। इसकी बेस कैसा था? नोबेल पुरस्कार का बेस कैसे फॉर्म हुआ? इसकी फाउंडेशन क्या थी? अल्फ्रेड नोबेल, आप सभी इनका नाम जानते होंगे। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। कहते हैं कि एक बार बैठे हुए वह अखबार पढ़ रहे थे, तो अखबार में आप सभी जानते हो कि ऑबिचुअरी का कॉलम आता है। वैसे तो ऑबिचुअरी में एक आम आदमी की, क्योंकि कुछ उसकी लाइफ की कुछ अचीवमेंट होती नहीं है, तो ऑबिचुअरी में उसके अचीवमेंट के बारे में कुछ भी छापा नहीं जाता।
तो ऐसे ही जो बड़े बड़े लोग होते हैं तो उनके बारे में क्या पूरी किताबें छापी जाती हैं कि उन्होंने ये कुछ किया। तो ऐसे ही एक बार अल्फ्रेड नोबल बैठे हुए थे, आबिचुरी का कॉलम पढ़ रहे थे, देख तो उसको पढ़ते पढ़ते किसी के बारे में उन्होंने पढ़ा कि इसने इतना कुछ किया, इसने इतना कुछ किया। अपने बारे में सोचते हैं कि मैंने क्या किया है, तो कुछ उनको लगा कि यार मैंने तो लाइफ में कभी कुछ किया ही नहीं, मैंने तो डायनामाइट की खोज की। तो डायनामाइट से क्या होता है, बड़े बड़े पहाड़ पुल ये उड़ाए जाते हैं। तो देखा जाए तो किसके काम आता है, पहाड़ उड़ाना, पुल उड़ाना। तो ये क्या है, प्राकृतिक चीजों के साथ छेड़छाड़ है। तो उनके दिमाग में आया कि मुझे लोग बोलेंगे कि यार ये कौन था, ये तो कोई मौत का सौदागर था, ये तो संसार को क्या दे के गया, ये तो डायनामाइट दे के गया। तो उनको लगा कि ओहो मुझे मौत का सौदागर कहा जाएगा, तो ये तो दिक्कत वाली बात है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायनामाइट की जो खोज की थी उसको बेचा। जो पैसे उनको प्राप्त हुए बेचने थे, उन्होंने क्या किया, उसको स्विस बैंक में जमा कराया और उसी के बेसिस पे ये वसीयत बनाई गई कि हर साल जो भी अलग अलग फील्ड में से पूरे वर्ल्ड में से सबसे अच्छा काम करेगा उसको जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। वैसे तो कई साल पहले तक जो नोबेल पुरस्कार से राशि मिलती थी वो इतनी भारी भरकम होती थी कि हर आदमी का सपना होता था कि नोबेल पुरस्कार ही लेना। लेकिन आज भी जो है वो राशि काफी अच्छी है, मिलने वाला अमाउंट काफी अच्छा होता है। तो इसीलिए क्या है कि जिसको नोबेल पुरस्कार मिलता है तो समझा जाता है कि वह अपनी फील्ड का सबसे क्या है, इंटेलिजेंट आदमी है। तो ये आपको मैंने बताया कि अगर आप इसको देखेंगे तो मुझे ये बिल्कुल टाइम कैप्सूल जैसा ही लग रहा है कि आने वाले टाइम में अपनी कहानी जो है वो अल्फ्रेड नोबेल ने दुनिया के सामने रखी कि दुनिया को मेरी स्टोरी का पता चले। आल्दो उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, ये सभी जानते हैं। तो मुझे ये नहीं पता कि मेरे दोस्त इस कहानी को कितना जानते हैं जो मैंने अभी उनकी कहानी आपके साथ शेयर की। अगर कुछ लोग जानते होंगे तो एक बार अगर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि वे इस कहानी को जानते थे तो मुझे खुशी होगी। तो सेम वे में कल को श्री राम मंदिर जो बन रहा है अयोध्या में, उनमें ऐसा कोई डिस्प्यूट ना आए, कोई भी दिक्कत ना आए। अगर इनकेस कोई नेचुरल कलामिटी हो जाती है, जैसे अगर आप आज देखेंगे जो हम मोहनजोदाड़ो की संस्कृति पढ़ते हैं, जो हड़प्पा की संस्कृति पढ़ते हैं, हमें कहां से पता चलता है कि मोहनजोदाड़ो हड़प्पा ये सब एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि ना तब आप थे, ना मैं था, ना कोई था। तो ये सब कुछ कहां से जानकारी मिलती है, ये जो अवशेष रह गए हैं, जब वहां पे पुरातत्व विभाग किसी भी जगह जो है कोई अवशेष मिलता है, कोई चीज मिलती है, तो वहां पे खुदाई की जाती है, तो देखा जाता है कि इसका जो है इंपॉर्टेंस क्या थी, इस जगह की क्या इंपॉर्टेंस थी, यहां क्या था। तो फ्यूचर में कभी ऐसा हो कि राम मंदिर के बारे में या उस जगह के ऊपर ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा या कोई प्रकोप जो है, देवीय प्रकोप जो है ना आए, और अगर कभी आए तो उस जगह का जो है महत्व जो है आने वाले युगों युगों तक इंटैक्ट रहे, इसके लिए वहां पे क्या किया जा रहा है, टाइम कैप्सूल दफनाया जा रहा है। तो ये थोड़ी सी जानकारी जो मुझे थी तो मैंने सोचा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दूं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जो है फायदेमंद लगेगी। अगर फायदेमंद लगे तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे खुशी होगी। इसी के साथ आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं श्री रामचंद्र का जो मंदिर बन रहा है उसके उपलक्ष्य में। इसी के साथ जय श्री राम, नमस्कार, जय हिंद।